मेरा नाम भारती है। मेरी ये दुख भरी कहानी और मेरी मासूमियत सबसे बड़ी सच है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी ज़िंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है और ना ही मुझे लोगों से मिलने दिया जाता है। मैं कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही मुझे लोगों से मिलने कभी भी दिया जाता था, इसीलिए मुझे कुछ नहीं मालूम था। मेरी उम्र 22 साल की है। मैं नेपाल में रहने वाली एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मैं जवान हो चुकी थी मगर मेरी माँ मेरी शादी नहीं करा रही थी। मैं अपनी माँ से बहुत तंग आ गई थी, बल्कि वह मुझे घर से बाहर तक नहीं निकलने देती थी और ना ही जाने देती थी। मुझे घर पर हमेशा ही कैदियों की तरह कैद करके रखा जाता था। एक दिन माँ ने मुझे छुपकर एक मंदिर में प्रार्थना करने ले कर चली गई। वहाँ पर मैंने एक बाबा को देखा। मैंने उन बाबा को कहा, बाबा जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ मुझे घर में कैद करके रखती है, यहाँ तक कि मेरी इस जवानी का उम्र में भी मेरी माँ शादी नहीं करवा रही है। मगर जैसे ही उस बाबा ने मुझे देखा उसकी आंखें लाल हो गई। वह चीखते हुए बोला, तेरी वजह से तेरे घर वालों पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाले हैं, तू जा, यहाँ से चली जा। वो बाबा अपनी जगह से उठकर भाग गया। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा कि यह बाबा पागल हो गया है, मगर मैं जैसे ही घर के में दाखिल हुई तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि अब कहानी का असली पार्ट शुरू होता है। तो चलिए हम लोग कहानी को पूरी तरह से सुनते हैं। मेरा नाम भारती है और मैं एक लड़की हूँ और आम लड़कियों की तरह मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास पैसा और खूबसूरत तो जी भर कर है, पर कहते हैं ना दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुशकिस्मत नहीं हो सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खूबसूरती से के वजह से मेरी माँ ने हमेशा ही मेरी फिक्र लगी रहती थी। ना वह मेरी शादी करना चाहती थी और ना ही वह मुझे किसी के घर या कहीं और जाने आने देती थी। जब भी उससे इस बारे में बात करती तो वह मुझे बाहर जाना रोक देती थी। फिर बाहर जाना चाहती, मुझे जाने दीजिए, तो वह मुझे सस्ती मना कर देती थी और कहती थी तुम्हें नज़र लग जाएगी। मैं उनकी बातें सुनकर मायूस हो जाती थी और काफ़ी सालों से मैं अपने ही घर में कैदी की तरह बनकर बैठी रहती थी। मेरा हर जगह जाना बिल्कुल ही बंद हो गया था। वजह सिर्फ ये थी कि मुझे नज़र लग सकती है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर तब भी मैं हर जगह जा सकती थी। मैं सोचती थी कि बचपन में मुझे कभी नज़र नहीं लगी, तो फिर अब क्यों लगेगी। माँ कहती थी बचपन की बात कुछ और होती है, अब की बात कुछ और है, अब तुम जवान हो गई हो। मेरे दिन यूं ही घर में काम और उदासी से गुजर रहे थे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ही रूटीन के अलावा और कोई काम नहीं था। पढ़ाई भी मैंने बहुत साल पहले ही छोड़ दिया था और इन्हीं दिनों मेरे घर वालों ने मेरे बड़े भाई की शादी तय कर दी थी। मेरे घर में तो रौनक लग गई थी। वैसे तो एक बहन अपने भाई की शादी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मेरी खुशी में इस तरह से थी कि मेरी दोस्तों और बाकी ख़ानदान की लड़कियों से मिलने का मौका भी नहीं मिला। मैं बहुत सारी बातें भी करूँगी मैं सोच रही थी, इसीलिए तो मैं खुशी के ठिकाने ही नहीं रह रहे थे। मगर जैसे ही मेहमान हमारे घर में रहने के लिए आने लगे तो मेरी माँ ने मुझे सख्त मना कर दी कि यहाँ नहीं आएगी। कहा कि ज़्यादा दोस्ती करने से की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की बातें कर ले वही काफ़ी है। अगर वो तुम्हें बाहर ले जाने के लिए जिद करे तो तुम साफ मना कर देना, मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत ना पड़े। मैं मायूस होकर रह गई, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। मेहमान घर आकर रहने लगे थे तो मेरे भाई ने मुझे कहा चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने माँ की बताई गई बात पर गौर करते हुए कहा, उन्हें साफ मना कर दिया। पहले दूसरे दिन मना किया, बाद में तीसरे दिन वो ज़बरदस्ती करके साथ ले गए। वैसे तो उनकी ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मगर फिर भी खुद के साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उस दिन मेरी माँ घर पर नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँ, ठीक हुआ माँ घर पर नहीं है, इसीलिए उनको पता भी नहीं चला कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। और शादी के मौके का घर का काम भी इतने ज़्यादा होते हैं ना कि उन्हें मेरी तरफ ध्यान ही नहीं आएगी। और बहुत दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकलकर बाज़ार गई थी। मुझे हर नई चीज़ और खूबसूरत लग रही थी। मैं बहुत खुश
थी और हर चीज़ को देखते हुए अपने दिल में खरीदारी करने का चाह रही थी। अभी मुझे बाज़ार आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मैंने एक जगह देखा कि लोगों की ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। मैंने सोचा यहाँ क्या है। उस करीब भीड़ में जाकर पहुँची। मुझे पता चला कि एक बुढ़ा फकीर बैठा है और औरतें के लिए दुआएं करवा रही है। मैंने एक औरत से पूछा यहाँ क्या हो रहा है। वह बोली एक बुजुर्ग बाबा है जिसके लिए ये प्रार्थना करता है उसकी सारी दुख दुविधाएं खत्म हो जाती है। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैंने माँ से कह दिया था कि मेरी और भाई की शादी इकट्ठी कर दें, मगर मेरी माँ मुझे डांट कर चुप करा दी, जबकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरी माँ ने 22 साल तक मुझे छिपा के रखा था। मेरी उम्र 22 साल की हो चुकी थी। मैंने सोचा कि इन बाबा से मैं भी अपने लिए कुछ दुआ करवा लेती हूँ, क्या पता मेरी विनती भी मैं सुन ले। मैंने उस बाबा को अपने बारे में बात की और बाबा ने चीखते हुए कहा। वो पहले तो मेरा चेहरा देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। फिर वह बोले तेरी वजह से तेरे घर वाले पर मुसीबत आएगी, तू अपने साथ सबको ले जा, तेरी वजह से तेरे घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात को सुनते हुए मेरे दिल डर गया और मेरा शरीर कांपने लगा। आसपास खड़ी औरतें ने मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगा। मैंने हैरत से उस बाबा को देखा और खामोशी के साथ वहाँ से वापस आ गई। शॉपिंग करने के बाद हम सब लोग घर आ गए, लेकिन जैसे ही मैंने घर आई तो पूरे घर का मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। हर तरफ बैठे लोग रो रहे थे। घर में एक मातम सा छाया हुआ था। किसी भी तरह से शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी की मौत हो गई है। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। मैं चाहती थी कि जब मैं घर वापस आऊँ तब मेरी माँ वापस ना आए, मगर उन्हें पता चल गया था कि मैं घर से बाहर गई हूँ। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई। मेरे साथ बाकी सभी कज़न्स भी परेशान हुए और फिर हमें पता चला कि मेरी जो मासी थी, जिनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर में थी, उनकी मौत हो गई है। मेरी मासी जवान थी, इसीलिए जवान मौत का दुख बहुत बड़ा होता है। जब सब तरफ से उदासी छाई हुई थी, शादी का भी माहौल था, लेकिन अब शादी कैंसिल करवाना पड़ा। सब लोग ने कहा कि शादी के समय इस तरह का अपशगुन होना कोई अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए शादी तोड़ दी गई। इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शाम तक मेरे घर खाली हो गया। कुछ देर पहले यहाँ जो शादी की तैयारियां में रौनक लगी हुई थी, वही अब पूरा खामोश होकर रह गई थी। फिर मेरी माँ ने मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाहर क्यों गई? और मुझ पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा मैं नहीं गई थी, बल्कि सभी लोग मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर गए थे। मेरी माँ ने मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि आज 10 बजे तक तुम अपने कमरे के बाहर तक नहीं निकलेगी। मैंने कहा हाँ, वैसे भी इस घर के मैं अंदर ही तो रहती हूँ। तब माँ एक दम से बोली हाँ, लेकिन अब कमरे में ही निकलेगी ही नहीं। सुनकर मेरी दिमाग चकरा गया। लेकिन मेरी गलती भी क्या थी? मुझे उसकी सज़ा मिल गई। मेरी माँ किसी भी तरह की मेरी सज़ा में कोई रियायत नहीं करने लगी थी। वह खामोश होकर अपने कमरे में पड़ी रहती थी। उन 10 दिनों में मुझे अब बाबा की बातें याद आ रही थी। क्या मेरी काली किस्मत की वजह से ऐसा हो रहा है? ये सोच आते ही मुझे खुद से भी डर लगने लगा था। मैं 10 दिन तक अपने कमरे में बंद रही। बाहर कदम तक ना मैंने निकाला। घर वाले मुझे कमरे में खाना पीना देकर चले जाते थे। जब 10 दिन के बाद मैं कमरे के बाहर निकली तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी था और मुझे किसी भी गलत में आ गई हूँ। फिर लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मैं 10 दिन के बाद कमरे से बाहर आई हूँ ना, मेरा कोई भाई बहन मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है और ना ही मेरे बाहर आने की खुशी हो रही है, बल्कि मेरे भाइयों ने तो मुझे देखकर मुंह बना लिया था और उनके चेहरे पे गुस्से आ गए थे। ये बात मुझे हैरत में डाल दी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। माना कि घर में से बाहर निकलकर मैंने गलती की है, लेकिन इस गलती का सज़ा मुझे मिल रही है। फिर अब तक तो सब लोग मुझसे नाराज़ है। क्या वो शादी का मौत की वजह से मुझे समझ रहे हैं? वो मौत मेरी वजह से हुई है? मैं इन्हीं सोचों में गुम हो गई। तभी मेरी माँ मेरे पास आ गई और एक चादर देकर कहने लगी, ये तुम्हें ये चादर हर वक्त पहन कर रहनी है।
मैंने हैरानी से उस चादर को देखा। मैंने कहा, माँ, अब तो मैं अपने घर के अंदर ही हूँ और यहाँ कोई गैर भी नहीं रहता। अब मुझे अपने ही घर में चादर से ढक कर रहने का क्या ज़रूरत है? माँ ने कहा, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें करना है जो तुम्हें कह दिया है मैंने। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। माँ का रवैया इतना सख्त था कि मैं कुछ ना कह सकी, पल में ही गूंगी हो गई। मेरी माँ ने कभी मुझसे इस तरह से खामोशी भरी बातें नहीं की थी। मैंने खामोशी से उसको चादर को लेके अपने ऊपर ढक लिया। शाम से पहले ही मेरी माँ ने कहा, दोबारा अपने कमरे में वापस चली जाओ। आज के बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी वहीं पर गुजारना है और यही रूटीन बना लेना है। सुबह 10 बजे से पहले अपने कमरे के बाहर नहीं निकलना और शाम होने के पहले भी अपने कमरे को वापस चली जाना। उनका हुक्म सुनकर मैं दंग रह गई। यहाँ क्या मुझे उस गलती की इतनी सज़ा मिलेगी? मुझे नहीं मालूम था। हालांकि तो मैं सज़ा काट चुकी थी, मगर मैंने फ़िलहाल अपनी माँ से कुछ भी बहस नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उस वक्त सभी लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैं खामोशी से अपने कमरे में लेटी हुई थी। अचानक रात का वक्त हमारे घर पर झगड़ा शुरू हो गया। उनकी आवाज़ें की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इतना शोर और ऊंची आवाज़ से मैंने कभी नींद नहीं आती। हमारे घर पर कोई और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। मुझे सबकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन इतना गंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि किसी की बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। आखिर वो लोग किस बारे में बहस कर रहे हैं, मैं ये नहीं जान सकती थी, क्योंकि माँ ने मुझे कमरे से बाहर आने के लिए मना किया था। जैसे ही सुबह हुई मैंने निकलकर सबसे पूछा, रात में हमारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा था? मैंने सबकी आवाज़ सुनी थी, मगर मेरी बात को किसी ने इसमें कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे झकझोर कर रख दिया और कहा कि तुम्हें अब किसी भी बात में मतलब नहीं रखना है। तुम्हें जो गलती की है ना, उसका नुकसान अब तक सब भुगत रहे हैं। दोबारा मुझे इस बात पर ताना मिल गया। इस बार मैंने सब्र का घूंट पी लिया था, क्योंकि मैं जानती थी मेरी गलती थी, मगर ये लोग कैसी भरपाई करने की बात कर रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं आ रही थी। ये मैं क्या कर बैठी थी। दिन गुजरने के बाद भी मैं कमरे में चली गई। मैं खुद का फैसला कर लिया था कि मैं घर में कुछ भी हो रहा है इस बारे में पता लगाकर ही दम लूँगी। आखिर मेरी वजह से ऐसा कुछ कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? मैंने घर से बाहर बाजार तक जाने की गलती की है, और माँ ने सिर्फ मुझे इसीलिए मना करती थी ताकि मुझे नज़र लग जाए। नज़र लगेगी तो मुझे लगेगी, इससे उससे क्या। सारा खानदान मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहा था। जैसे ही रात हुई, दोबारा से घर में झगड़े की आवाज़ आने लगी। मैंने कमरे खोलकर बाहर देखा तो मेरी माता पिता और बाकी सबको यकीन था कि अगर उन्होंने मुझे बोला है कि मैं बंद हो जाऊं तो मैं बंद हो जाऊंगी, क्योंकि पिछले दिनों से मैं ऐसा ही कर रही थी। लेकिन आज तो यकीन तोड़कर कमरे से बाहर निकल आई ताकि पता लगा सकूं आखिर मांजरा क्या है। सीढ़ियों के पास छुपकर मैं हॉल पर देख रही थी, जहां मेरे घर वाले मौजूद थे। मैं उन सब की दरमियाँ एक आदमी था जो सर पर पगड़ी रख कर बैठा हुआ था। मेरी माँ ने मुंह ऐसे हो रहा था जैसे अभी रो पड़ेगी, जबकि मेरे पिता सर हाथों में पकड़कर बैठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है, मगर इतना ज़रूर समझ गई थी कि मामला बहुत रंगीन है। इसी वजह से सभी लोग मुझे कमरे में बंद कर रहे हैं, वरना मेरे घर वाले कभी ऐसे मेरे साथ सलूक नहीं किया। हालांकि मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन मुझे इस तरह कमरे में बंद करके नहीं रखा जाता था। कुछ और सोचकर मैं अपने कमरे में आ गई। फिर मैंने सोचा कि उस आदमी के बारे में पता लगाकर ही रहूँगी। इस परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह नींद खुल गई। मेरी माँ मुझे बाहर निकलने से मना कर दिया। मैंने इसीलिए उसकी बात ना मानकर बाहर निकल आई। आखिर सुबह सवेरे मुझे कमरे से बाहर ना निकलने का हुक्म दिया क्यों जा रहा है। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सुबह 8 बजे से 10 बजे के दरमियान उठते हैं। आज वो सुबह सवेरे उठकर बाहर निकले हुए हैं और वो आदमी भी उठकर रो रहा है। मेरे घर वाले क्या हो रहा है घर में, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रही है और ना ही मुझे खबर है। किचन से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब यह है कि नाश्ता बन रहा है। मुझे समझ आ गई कि अब खामोशी का एक तरफ खड़ा होकर
तमाशा देखने के कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने सबके सामने जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि सबके सामने जाने का वक्त का फैसला मेरे लिए किस कदर गलत साबित होगा। जब मैं उस आदमी के सामने गई तो उसने कहा कि आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरी आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग हैरान होकर मुझे देखने लगा। मेरी माँ हाथ में दूध का बर्तन छूट गया। फिर मैंने अपने सारे घर वालों की तरफ देखा। मैंने कहा कि आप लोग इस आदमी को इतना क्यों डर रहे हो? ये आदमी कौन है? मैंने कल रात भी आप लोगों को देखा था कि अभी मेरे सवाल पूरा ही नहीं हुआ था कि मेरी मम्मी आगे बढ़ के मुझे जोरदार तमाचा मार दिया और कहा, बदतमीज लड़की, अपनी माँ से के बातों को मान रख कर भी भूल गई क्या तुम? मैंने कहा कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। तुमने हमारे सर पर छाल डलवाने के अलावा कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी मेरी माँ की बातें पूरी ही नहीं हुई थी कि आदमी की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वो कहने लगा कि तुम सब लोग जेल करवा दूंगा। तुमने इस लड़की को मुझसे छिपा के रखा है, अच्छा नहीं किया है। अब इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तो पहले ही जानता था कि ये जिंदा है। उसकी अजीब सी बातें सुनकर मैंने सारे घर वाले मेरी ओर देखा और मुझे लालच भरी नज़रों से घूरना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तुम अपने आप पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मुझे भी समझ आ गया था कि बिना पूरी बात जाने मैंने कदम उठाया है। मैंने लिए सब गलत साबित हो रहा था। पहले मुझे जान लेना चाहिए था कि मामला क्या है, फिर उस आदमी के सामने आना चाहिए था। मगर उसकी ऐसी बातें और हकीकत देखकर मतलब क्या था? सारे घर वाले खामोशी से एक तरफ बैठकर जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया हो। वो आदमी खूंखार भरी नज़रों से मुझे घर रहा था और मैं सब लोगों से पूछकर थक गई थी कि आखिर ये सब क्या हो गया। मगर किसी ने मुंह में उफ तक नहीं निकली। कुछ देर बहुत लोग जमा हो गए। उसके पास बड़ी बड़ी बंदूक भी थी। उन्हें देखकर मेरे घर वाले डरने लगे। मैं बहुत चिल्लाई कि मुझे बचा लो, ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी किसी ने भी एक बात नहीं सुनी। सभी लोग खामोश थे। मुझे जाता हुआ देखने लगा। वो मुझे लेकर चले गए। मुझे लगा कि आज शायद मेरी मौत पक्की है, इसीलिए उस आदमी की बातें ऐसा लग रहा था मुझे मारकर ही दम लेगा। शायद मेरा सब कुछ गलत ही था। मुझे एक बहुत बड़ी हवेली लेकर आ गए और अंधेरे कमरे में फेंक दिया और कहा कि आज से 2 दिन बाद तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी समझ में तो नहीं आ रही थी लेकिन वो कहना क्या चाह रहा है, मगर अपनी मौत सुनकर मैं डर ही गई थी। मुझे शिक्कत से अपनी माँ की बाकी घर वालों को बहुत याद आ रही थी, मगर मैं अपनी गलती पर सर पटकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। काश मैं उसकी हर बात मान सकती और मेरा हाल ये ना होता। उस बुजुर्ग आदमी ने सही कहा था, मेरी वजह से सारे घर वाले मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन अब मैं रोने के और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ ईश्वर से ही मदद मांगने के सिवा और भी कुछ नहीं कर सकती थी। रात का उस कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और कहने लगी, मनहूस मारी, तुम इतने साल तक कहाँ थी? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मुझे तो उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने उसको बार बार कहने की कोशिश करने लगी कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब मेरी बात समझने और सुनने का ख्याल कीजिए। यह क्या है? इन लोगों ने को दिया हुआ खाना खा लेना मेरे लिए गलती साबित हुआ, क्योंकि उस खाने के बाद मुझे गहरी नींद आ गई और मैं सो गई। फिर उस वक्त मेरी आंखें खुली जब वो मेरी ओर आ रहे थे, मुझे मारने के लिए आ रहे थे। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीख कर उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया था। मुझे लेकर एक शमशान घाट में चले गए। शमशान घाट के पास घने जंगलों के दरमियान जिस जगह पर मुझे लाया गया था वह जगह साफ सुथरी ही थी, मगर सामने मौजूद जिस इंसान को मैंने अपने पैरों तले ज़मीन निगल गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि वही बाबा मौजूद था जो मुझे उस दिन बाजार में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारे वजह से घरवाली में मुसीबत आएगी। उसे देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया और मुझे समझ आ गई कि सब लोग
की चाल थी। ये बाबा उन लोगों के साथ मिला हुआ है, उसने दिमाग पर भी फितूर भर गया है। मुझे घर से बाहर जाना नहीं देना चाहिए, मगर अब तो कुछ भी हो सकता है। और उस वक्त वहाँ पर एक चारपाई थी लाई गई जहाँ एक बीमार लड़का लेटा हुआ था। मैं समझ गई कि वही है। उसकी बीमारी की वजह से लोग मुझे सता रहे हैं। पता नहीं वो बाबा क्या पढ़ा रखा है। एक तरफ मुझे भी चादर पर बैठाया गया। फिर बाबा ने कहा कि जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही तुम इस लड़की को मार देना, मगर ख्याल रखना कि लड़की की चीखें तुम्हारे बेटे के कानों में ज़रूर पड़नी चाहिए। तुम्हारे बेटे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस बात सुनकर मुझे एक खौफ सी हावी हो गई। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि क्या तुम लोग पागल हो गए हैं? मुझे मारने से ये लड़का ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये लड़का मुझे बीमार लगता है। उसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए तब ये ठीक होगा। मुझे मार कर तुम लोगों को क्या लगता है कि ये लड़का ठीक हो जाएगा? मेरी बात सुनकर उस औरत ने मुझे दोबारा थप्पड़ मारा और कहने लगा, खबरदार कि अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम भी लिया तो। अभी ये झगड़ा चल ही रहा था कि उस वक्त वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस को देखते ही मैंने बाबा भागने लगे, मगर वहाँ के मौजूद लोगों ने उसे रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़की को मारोगे तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा, हमारी लड़की ठीक हो जाएगा। और पुलिस इन सब की हिरासत में ले लिया। तभी वहाँ मौजूद लोगों को पता चला कि ये बाबा एक बहुत ही बड़ा मुजरिम है जो कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वहाँ मेरे माँ बाप के बाकी घर वाले भी आ गए। लोग को आने की समझ में आ गई थी कि पुलिस इन्हीं लोगों को बुलाया था। पुलिस इन सब लोगों को पकड़ कर ले गई। जब लड़के को अस्पताल पहुँचाया गया तो वो अपने घर वाले के साथ वापस आ गया। घर आने के बाद माता पिता और सभी बाकी लोग माफ़ी मांगने के लिए आ गए, लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आखिर सब कुछ क्यों हो रहा था? उस आदमी को आप लोग तब क्यों नहीं रोका जब वो मुझे यहाँ लेकर जा रहा था? मेरी माँ ने कहा, मैं तुम्हें एक दिन सब कुछ सच बताने ही वाली थी, लेकिन मैं किसी ऐसे मौके का तलाश कर रही थी जो बिल्कुल ही सही हो। मगर जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही थी उसी तरह मैंने सोचा कि मामलों के बारे में तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा। मगर जिस दिन तुम बाजार गई मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि तुम वापस घर आई और ऐसा हादसा हो गया। हालांकि वह हादसा कुदरती तौर पर हुआ था। जिस इंसान यहाँ आने की खबर हो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया था। हमने सोचा कि 10 दिन के अंदर हम उस इंसान को बहला फुसला कर यहाँ से भेज देंगे, मगर इस कोशिश में हम नाकाम हो गए, क्योंकि 10 दिन के बाद भी वहाँ पर यही मौजूद था। मैंने पूछा, माँ आखिर इंसान कौन था? वो आदमी मेरे और आप लोगों के क्यों पीछा कर रहा था? तब मेरी माँ ने बताया कि वो आदमी तुम्हारे दादाजी की दूसरी बीवी की औलाद है जो पहले हम लोगों के साथ ही रहता था, लेकिन जिस दिन तुम पैदा हुई उस दिन से मेरे बेटे के साथ एक हादसा हो गया। उसकी बीवी के हाथों उसका बेटा दूसरी मंजिल के नीचे गिर गया। वे अपने बेटे को अस्पताल लेकर चले गए, मगर डॉक्टर ने बोला कि अब बेटा ठीक नहीं हो सकता, वो एक चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहेगा। बाद में उसकी बीवी ने उसे दिमाग फितूर भर दिया। उस मनहूस लड़की के पैदा होते ही हमारे बेटे पर मुसीबत आ गई, इसीलिए हमें किसी बाबा के पास जाना होगा। ये बात सुनते ही सभी लोग दिमाग खराब हो गया। सब लोग उस बाबा की बातों पर आ गए और ये सब इसी बाबा का करा धरा है। ये लोग किसी को भी उठा कर ले आए। इस बाबा के ना आते ही बोला कि तुम ठीक ही लग रही हो जब कुछ लड़की की। तब से ये लोग तुम्हें मारने से पीछा कर रहे हैं। मगर जब खानदान वालों को इस बात का पता चला तो सारे खानदान वाले उन लोगों को बायकॉट कर दिया। कहा कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाओ। तब ये लोग कहीं दूर चले गए, मगर कुछ सालों के बाद ही वापस आ गए। जब ये लोग वापस आ गए तब मैंने हर जगह आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग ने उन लोगों को तक झूठी खबरें पहुंचा दी थी। मगर शादी के दरमियान तुम्हारे ज़िंदा होने की खबर मिल गई। तब वो दोबारा घर वापस आ गए, मगर फिर भी हमने सोचा कि पुलिस के मामले में पड़ने से बेहतर है कि हम सुलह और सफाई से इनको भगा देंगे। 10 दिन तुम्हें कमरे में बंद रखा, फिर भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से पता चल गया। लेकिन चलो अच्छा हुआ जो हुआ। अब ये मुसीबत हमारे सर
से हमेशा हमेशा के लिए उतर गई। कभी कभी ऐसी मुश्किलों का सामना करके हम लोग को आज़ाद होते हुए भी अपने घर और हम डरते रहते हैं घरों में भी, तब हम डर कर हमारे सर पर तलवार की तरह लटकता रहता है, जैसे ही हमारे साथ हुआ। तो और यही सब होता है यदि हम डरते रहें और आगे वाला हमें डराता रहता है। हमें मुसीबत से लड़कर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप लोगों को कैसी लगी? और जब मैं ये कहानी सुनी थी तो बहुत अच्छी लगी थी, आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और मैं उसी तरह इसे रचने का बनाने का प्रयास की हूँ। आई होप आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा। आज एक लड़की की ज़िंदगी बच गई क्योंकि एक हिम्मत की वजह से ये सब कुछ हो सका है। ये पता चला माँ क्यों मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। हमारे माता पिता कितना भी क्यों ना भला बुरा कह ले, लेकिन हमेशा भलाई हमारी ही होती है। वो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन हम कभी कभी अपना भावनाओं में कुछ गलत ही समझ कर बैठते हैं। कुछ लोगों तो बाद में हमारी शादी एक अच्छे लड़के से हो गया और मैंने भी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। मुझे शादी का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए मेरी जब शादी हुई तो मैं अपने सपनों की सारी खुशियाँ भर रही थी और सपने सजाने भी लगी थी। अब मुझे अपने परिवार में किसी से भी डर नहीं लगता और ना ही मेरे माँ बाप को। हमेशा हिम्मत से ही काम लेते हैं, डर का सामना करने से ही डर भागता है। दोस्तों, यह कहानी से यही सीख मिली कि हमेशा डर का सामना करना चाहिए, बल्कि डर के बैठ नहीं जाना चाहिए। आज मेरी जान सिर्फ हिम्मत से बची। आई होप ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं कल का कहानी में एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आऊँगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो फुल वॉइस सुनिएगा, वॉचिंग कीजिएगा। आप लोगों से विदा।